नमस्कार। माँ प्रज्ञा कॉलेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं भगवती प्रसाद सोने प्रवक्ता इतिहास आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम BA B.Ed 4th ईयर की क्लास का अध्ययन करेंगे। इसमें भी अपना जो टॉपिक है वह है प्रमुख अधिनियम। प्रमुख अधिनियम में भी यह क्लास है 6 पार्ट 6। इससे पहले हमने 1773 से चले आए हैं एक्टों को पढ़ा और 1909 के अधिनियम मार्ले मिंटो उनको पढ़ा और उसमें किस प्रकार पृथक निर्वाचन मंडल प्रतिनिधित्व आदि देने की बात जो कही थी वह लागू की और भारतीय जो एकता और अखंडता है उसको नुकसान पहुंचाया है। यानी जो सदियों से चली आ रही थी विभिन्न संप्रदाय पंथों को लेकर जो देश में एकता वाली बात वो 1909 के अधिनियम में विखंडित कर दी गई ब्रिटिश सरकार द्वारा, क्योंकि उन्होंने इस प्रकार का विधेयक प्रस्तुत किया जो भारतीयों के हितों के बिल्कुल विपरीत था। अतः निश्चित रूप से जो ये अधिनियम प्रमुख अधिनियम ब्रिटिश सरकार ने भारत पर लागू किए वो ये इनके प्रकार डू एंड डाई बांटो और राज करो की नीति का अनुसरण करवा रहे थे। इसी कड़ी में हम इससे आगे का जो अधिनियम है 1909 के वह है 1919 का भारत सरकार अधिनियम मॉन्टफोर्ट सुधार। 1919 का भारत सुधार अधिनियम मॉन्टफोर्ट सुधार। इसका अध्ययन करेंगे। यानी 1909 के अधिनियम के बाद 20 वर्ष बाद 10 वर्ष बाद यह आया और इसके बारे में प्रमुख रूप से क्या बातें जरूरत महसूस की गई, यानी 1909 के अधिनियम में क्या बातें रह गई थी और उन पर जो कार्यान्वित नहीं कर पाए उसकी एवज में भारत सुधार अधिनियम मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी इसे कहा जाता है। इसमें जो क्या बातें की गई थी वो इसके विभिन्न पक्ष क्या थे इनका हम सावधानीपूर्वक अध्ययन करेंगे। क्लियर बच्चों? 1919 के अधिनियम का यह प्रयत्न था कि किसी प्रकार से एक प्रभावशाली वर्ग को कम से कम 10 वर्ष के लिए ब्रिटिश राज का समर्थक बना लिया जाए। यानी इस सुधार की यही प्रमुख बात थी किस वर्ग की जो भारत में राष्ट्रवाद की लहर हो रही है, प्रभावशाली वर्ग जो तैयार हो रहा है, किस प्रकार भारतीयों के हितों के अनुकूल बनाया जाए जिससे वह 10 वर्ष के लिए ब्रिटिश राज का समर्थक बन जाए। अधिनियम पारित होने की कुछ परिस्थितियां हैं। देखिए, मिंटो मार्ले सुधार भारत में संसदीय व्यवस्था लागू करने की भावना से प्रेरित नहीं किए गए थे, अपितु इसलिए कि नौकरशाही की स्थिति सुदृढ़ की जाए। यानी नौकरशाही राज करने की जो शक्ति है उसे और अधिक सुदृढ़ किया जाए। इस वजह से 1900 मिंटो मार्ले सुधार आया था और मुसलमानों को संयत मार्गी लोगों के साथ मिल जाए। यह सब लॉर्ड मार्ले के उस वक्तव्य से स्पष्ट है कि जो उन्होंने 23 फरवरी 1909 को लॉर्ड सभा में दिया। उन्होंने कहा कि इस प्रकार की योजना से हम 3 प्रकार के लोगों से निपटना है। एक यह है अतिवादी से जो स्वेच्छाएं योजनाएं बनाते हैं और एक दिन हमें भारत से निकालने की सोचते हैं। यानी जो उग्रवादी हैं वो हमें भारत से बाहर निकलने की योजनाएं बनाते, एक वह लोग हैं। दूसरे ऐसा नहीं सोचते परंतु स्वायत्तापूर्ण उपनिवेश सरकार की स्थापना चाहते हैं। दूसरे उदारवादी जो स्वायत्तापूर्ण कानूनन रूप से भारत में उनकी उपनिवेशित सरकार की स्थापना चाहकर स्वयं के सरकार की स्थापना की बात करते हैं। तीसरा वर्ग जो केवल हमारे प्रशासन में सहयोग देना चाहते हैं। यानी तीसरे जो हमारे प्रशासन में सहयोग देना चाहते हैं ताकि अपने लोगों की आवश्यकता और प्रतिनिधित्व कर सके। मैं आशा करता हूं कि इन सुधारों का परिणाम हुआ और होगा कि हम दूसरे वर्ग के लोग जो उपनिवेशीय स्वायत्ता चाहते हैं तीसरे वर्ग के लोग की परिधि में ले आए।
यानी दूसरा जो उदारवादी लोगों का समूह है, हमें उन्हें तीसरे वर्ग में लाना चाहिए, जो हमारे भारत में रहने की बात को वरदान समझे और हमारे सहायक बने, जो केवल एक संतोषजनक और पूर्ण सहयोग देना चाहते हैं। वास्तव में इन सुधारों से कोई भी वर्ग प्रसन्न नहीं हुआ, यानी इससे तीनों ही वर्ग प्रसन्न नहीं हुए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जिसमें इसके वामपंथी लोग नहीं थे, इस बात से पर अप्रसन्न थे कि एक वर्ग विशेष धर्म के लोगों को अपनी संख्या से कहीं अधिक प्रतिनिधित्व दे दिया। यानी वामपंथी लोग भी यही कह रहे थे कि 1909 के अधिनियम में एक वर्ग विशेष को लोगों को उनकी संख्या के अनुरूप से बढ़कर उन्हें प्रतिनिधित्व दे दिया गया। मुस्लिमों तथा गैर मुस्लिमों चुनाव मंडलों में मताधिकारों तथा उम्मीदवारों की योग्यता में एक बहुत ही लज्जाजनक तथा द्वेषपूर्ण भेदभाव बरता गया। यानी जो निर्वाचित सदस्य होते थे, उन सदस्यों की जो सदस्यता थी, उनमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, क्योंकि वे योग्य उम्मीदवार और लज्जाजनक शर्तें थी उसमें। परिषदों के लिए उम्मीदवारों पर मानहानि और उचित अयोग्यताओं तथा प्रतिबंध लगा दिए गए थे। शिक्षित वर्ग के प्रति साधारण अविश्वास था, यानी शिक्षित वर्ग के प्रति भी साधारण अविश्वास था। प्रांतीय परिषदों की अशासकीय बहुसंख्यक परंतु असंतोषजनक रचना उनको इस प्रकार से निरर्थक होना ही था। यानी इस प्रकार की जो बातें की गई थी 1909 के अधिनियम में, उससे प्रत्येक भारतीय जो वर्ग था वह नाराज ही रहा। कुछ आलोचकों, कुछ आंतरिक तथा बाह्य कारणों से मुसलमानों में भी असंतोष बढ़ा। यानी मुसलमानों को भले प्रतिनिधित्व दे दिया गया, किंतु उनके भी कुछ आंतरिक और बाह्य कारण थे जिनसे उनमें भी असंतोष की भावना फैली, बढ़ी। इसका प्रमाण मुस्लिम लीग के संविधान के संशोधन से मिलता है। यानी मुस्लिम लीग के जो संविधान संशोधन हुआ था उससे मिलता है। मार्च 1913 में इसका उद्देश्य यह निश्चित किया गया भारतीयों में अंग्रेजों के प्रति राजभक्ति को बढ़ाना। यानी 1913 के बाद ये बात स्पष्ट की गई कि भारतीयों के मन में ब्रिटिश ताज के प्रति, ब्रिटिश सरकार के प्रति राजभक्ति को और बढ़ाया कैसे जाए, बढ़ाए बिना ऊपर लिखे उद्देश्यों को हानि पहुंचाए, मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा करना और भारत में स्वशासन को प्राप्त करना। मुसलमानों तथा अंग्रेजों के बीच अलीगढ़ में मुस्लिम विश्वविद्यालय स्थापित करने की शर्तें तय नहीं हो सकी, इसलिए लोगों में भी अप्रसन्नता थी। यानी किस प्रकार अधिकारों का बंटवारा किया जाए, जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय है उसको स्थापित करने की जो शर्तें हैं, इसलिए लोगों में जो मुस्लिम लोग थे उनमें भी अप्रसन्नता आई। इसी प्रकार 1911 के बंगाल विभाजन के रद्द होने पर भी अप्रसन्न थे। यानी बंगाल विभाजन रद्द हो गया था, फिर भी वह अप्रसन्न थे। इसी प्रकार बाल्कन युद्धों में भी वह यह समझते कि यह सब ईसाई शक्तियों का तुर्की जो इस्लाम की तलवार है के विरुद्ध षड्यंत्र है। यानी बंगाल विभाजन जो रद्द किया गया वो भी एक षड्यंत्र है, क्योंकि तुर्की में भी यह षड्यंत्र रचा गया था। उसे वे क्रॉस तथा अर्धचंद्र के बीच युद्ध मानते थे। यानी मुस्लिमों और ईसाइयों के बीच यह युद्ध मानते थे। इसी प्रकार मुसलमानों तथा अंग्रेजों के बीच वैमनस्य से हिंदुओं और मुसलमान एक दूसरे के समीप आ गए। लखनऊ में हुई एक बहुत बड़ी जनसभा में से प्रमुख मुस्लिम नेता मजरूल हक ने यूं कहा, कांग्रेस विरोधी मुसलमान अब समाप्त होता जा रहा है, जो और संभवतः अब वह पुरातत्वीय संग्रहालयों में ही मिलेगा। यानी जो कांग्रेस विरोधी मुसलमान हैं वो अब समाप्त होते जा रहे हैं, अब वह पुरातत्व संग्रहालय में ही मिलेगा। यानी वह पुराने हो गए हैं और उनको अब एंटिक आइटम वह हमें पुरातात्विक संग्रहालयों में मिलेंगे, जहाँ पर पुरानी चीज़ों का कलेक्शन होगा। यानी वह मुस्लिम जो कांग्रेस का विरोध करते थे अब पूरा संग्रहालय में चले गए। क्लियर? मिलेगा। कांग्रेस लीग सौहार्द का फल 1916 का लखनऊ समझौता। अतिवादी उग्रवादी जो मार्ले के शब्दों में अंग्रेजों को भारत से बाहर निकालना चाहते थे, भारत और विदेश में अपना कार्यक्षेत्र बढ़ा रहे थे। यानी जो उग्रवादी नेता थे वो भारत ही नहीं अन्य देशों में भी भारत को बाहर निकालने की योजनाएं बना रहे थे। पंजाब में गदर, बंगाल में कामाघाटा मारू कांड, दिल्ली में होर्डिंग पर बम फेंकना इत्यादि इस कार्यों के उदाहरण थे। यानी जो उग्रवादी जो कार्य करते थे उनमें ये थे, पंजाब में गदर आंदोलन, कामाघाटू प्रकरण, होर्डिंग पर बम कांड, ये सारे उग्रवादियों के कारनामे थे, कार्यों के उदाहरण थे। मिंटो मार्ले सुधार के प्रति भारत में इतना असंतोष था कि सरकार
को इसे दबाने के लिए दमनात्मक नीति अपनानी पड़ी, यानी उग्रवादियों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने भी दमनकारी नीति ही अपनानी पड़ी। 1910 का भारत समाचार पत्र अधिनियम, 1911 का देशद्रोही सभा एक्ट तथा 1913 का फौजदारी कानून यानी समाचार पत्र अधिनियम आया, देशद्रोही सभा एक्ट आया, यानी कोई भी देशद्रोहियों की सभा नहीं होगी, समाचार पत्र अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध कोई भी प्रकार का लेख नहीं छापेंगे, फौजदारी कानून सुधार अब इसी दिशा में प्रयत्न थे। इसी प्रकार 1915 का भारतीय रक्षा अधिनियम, जिससे क्रांतिकारी अपराधियों का मुकदमा चलाने के लिए एक सुदृढ़ न्यायिक गण की नियुक्ति और उस जिसमें अपील नहीं हो सकती थी, यानी जो आपराधिक गतिविधियों में जो लोग लिप्त थे उनके लिए अलग न्यायपालिका की व्यवस्था हो और उन पर किसी भी प्रकार का मुकदमा चलाने के लिए उनसे अपील नहीं हो सकती थी, यानी मुकदमा चलेगा पर उनके विरुद्ध कोई अपील नहीं कर सकता था। और संदिग्ध व्यक्तियों को जेल में बंद करना विशेष रूप से घिनौने कानून थे, यानी जो संदिग्ध व्यक्ति थे, लगता था कि यह संदिग्ध है, उसे जेल में बंद किया जा सकता था। आदि घिनौने कानून थे जो ब्रिटिश सरकार ने लागू किए, क्योंकि उग्रवादियों ने हर्डिंग बम केस, गदर आंदोलन, कामागाटू प्रकरण आदि बातों को लेकर जो आंदोलन कार्य किए थे, वैसे सरकार उनसे खफा थी और उनको दमनात्मक नीति उन पर लागू की और उन्हें यही के प्रकार उनके दमन को वापस दमन से उन्होंने उत्तर दिया और ऐसे कानून बनाए जो भारतीयों के लिए घिनौने थे, यानी किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना अपील दिए, बिना दलील, बिना वकील के जेल में डाल दिया जाता था और उसे सजा दे दी जाती थी। पूछने पर अपराध क्या किया ये नहीं बात की जाती थी। यद्यपि अगस्त 1914 में यूरोपीय युद्ध के प्रारंभ होने पर 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हो गया जो यूरोप में लड़ा गया था तथा तत्कालीन भारतीय रक्षा पर कोई प्रभाव नहीं हुआ, परंतु फिर भी भारत अंग्रेजी साम्राज्य का भाग होने के कारण युद्ध में सम्मिलित हो गया, यानी भारत पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा, परंतु भारतीय ब्रिटिश हुकूमत के अधीन थे, अतः चाहे ना चाहे इस युद्ध में शरीक होना पड़ा। न केवल भारत ने सैनिक बारूद और सामान ही दिया, अपितु 10 करोड़ पाउंड के युद्ध का भार भी अपने ऊपर लिया, यानी भारतीयों ने 10 करोड़ पाउंड का युद्ध का भार भी अपने ऊपर लिया, गोला बारूद दिया, सैनिक भी दिए। जो जो युद्ध चलता गया, मित्रों ने युद्ध के समर्थन में नैतिक मूल्यों पर बल दिया और आत्मनिर्णय का सिद्धांत उभर कर सामने आया। भारतीय लोग अत्यधिक प्रभावित हुए। यदि युद्ध प्रजातंत्र की रक्षा के लिए है तो भारत कम से कम स्वशासन के मार्ग पर तो चलेगा ही, यानी यह युद्ध स्वशासन के लिए है, यह युद्ध प्रजातंत्र के लिए था तो भारत स्वशासन के मार्ग की ओर चलेगा, यानी उनको भी अधिकार स्वशासन के दिए जाएंगे। यदि आत्मनिर्णय का सिद्धांत अरबों तथा तुर्कों पर लागू हो सकता है तो भारत पे क्यों नहीं, यानी आत्मनिर्णय का जो अधिकार है वो तुर्कों और अरबों पर लागू हो सकता है तो हम पर लागू क्यों नहीं हो सकता है। ऐसी अवस्था में सुधारों की एक और किस्त आवश्यक थी, यानी इस अवस्था में एक सुधार की किस्त और आनी चाहिए। इस जन जागृति का एक अन्य प्रमाण यह था कि भारतीय ने स्वयं ही संवैधानिक सुधारों की रूपरेखा प्रस्तुत की और सरकार को उन्हें निरूपण करने को कहा, यानी भारतीय क्या सुधार चाहते थे इसकी एक रूपरेखा तैयार की गई और ब्रिटिश सरकार के सामने ये रखा कि हमें क्या क्या सुधार होने चाहिए हमारे में। जिन लोगों ने ये विभिन्न योजनाएं प्रस्तुत की थी वे केंद्रीय विधानमंडलों के 19 सदस्य, जिनमें जिन्ना, श्रीनिवास शास्त्री और सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि सम्मिलित थे, यानी ये जो अलग अलग वर्गों के प्रतिनिधित्व थे ये भी इन सुधारों की मांग रख रहे थे। बनर्जी ने 1916 में प्रस्तुत एक ज्ञापन में कहा था, जिस बात की आवश्यकता है वह केवल अच्छी सरकार, कुशल शासन ही नहीं अपितु ऐसी सरकार चाहिए जो उन्हें स्वीकार हो और उन्हीं के प्रति उत्तरदायी हो। यानी इन्होंने कहा कि जिस बात की आवश्यकता है हमें अच्छी सरकार और कुशल प्रशासन ही नहीं चाहिए, हमें तो ऐसी सरकार चाहिए जो उन्हें स्वीकार हो, यानी हम लोगों को भी स्वीकार हो, जो हमारे में से हो वही हमें स्वीकार होगा और हमारे प्रति उत्तरदायी भी हो, वही सरकार हमें पसंद है। हमें कोई कुशल प्रशासन और अच्छी सरकार ही नहीं चाहिए, हमें तो वही सरकार चाहिए जो हम लोगों को पसंद हो और हमारे प्रति उत्तरदायी हो। इस प्रकार ये 20 अगस्त 1917 की घोषणा आगे आएगी। 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, उसको हम पढ़ रहे हैं, ध्यान रखना।
अपने कार्यभार संभालने के 5 हफ्ते के भीतर ही मोंटेग्यू महोदय, जो नए भारतीय सचिव थे, ने 20 अगस्त 1917 को कामांजी सभा से अंग्रेजी सरकार के उद्देश्य पर एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने कहा, महामहिम सम्राट की सरकार की नीति जिससे भारत सरकार को पूर्णतः सहमत है यह है कि भारतीय शासन के प्रत्येक विभाग में भारतीयों का संपर्क और उत्तरदायी बढ़े। यानी उन्होंने कहा महामहिम सम्राट की भी यही आज्ञा है कि भारतीयों को प्रशासन में उत्तरदायी बढ़े और उन लोगों को भी बढ़ावा मिले तथा स्वयंशासी शैक्षणिक संस्थाओं को धीरे धीरे विकास हो, जिससे अधिक से अधिक प्रगति करते हुए उत्तरदायी भारतीय प्रणाली स्थापित की जाए। यानी धीरे धीरे इनका विकास हो, उत्तरदायी भारतीय प्रणाली लागू हो, शैक्षणिक संस्थाओं का भी धीरे धीरे विकास हो, स्थापित हो। यह अंग्रेजी साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में आगे बढ़े। यानी यह सब जो आगे बढ़े वो अंग्रेजी साम्राज्य के अभिन्न अंग के रूप में आगे बढ़े। उन्होंने यह निश्चय कर लिया कि इस दिशा में महत्वपूर्ण चरण शीघ्र अतिशीघ्र लिया जाए। मैं इस विषय में यह बता दूं कि यह प्रगति क्रमबद्ध चरणों में ही संभव है। यानी उन्होंने कहा कि जो प्रगति होगी वो क्रमबद्ध तरीकों में ही संपन्न होगी। ब्रिटिश सरकार और भारत सरकार जिन पर भारत के लोगों की भलाई और अग्रसरण का उत्तरदायी है वह ही समय तथा प्रत्येक उन्नति की मात्रा को निश्चित करेंगे। यानी जो ब्रिटिश सरकार है जिन्होंने भारतीयों का उत्तरदायी अपने ऊपर ले रखा है वह धीरे धीरे समय के साथ उनको उन्नति उनकी निश्चित करेंगे। वह उन लोगों का सहयोग पर निर्भर होगा जिनको अब सेवा के अवसर मिलेंगे और यह प्रगति उन लोगों पर निर्भर होगी, उनके सहयोग पर निर्भर होगी जो ज़्यादा से ज़्यादा सेवा के अवसर का लाभ उठाएंगे अथवा जिस सीमा तक वे उस विश्वास को जो उनके उत्तरदायित्व की चेतना पर किया जा सकता है निभाएंगे। यानी उत्तरदायित्व की भावना भी निभाएंगे। मॉनफोर्ट रिपोर्ट के प्रवर्तक ने इस घोषणा को भारत के रंग बिरंगे इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण योजना की संज्ञा दी और इससे एक नए युग का अंत हुआ। एक नवीन युग का प्रारंभ बना। ऐसा महान उदारवाद के दर्शन में विश्वास की घोषणा थी। यह इस भावना पर निर्भर था कि स्वतंत्रता ही मनुष्य को स्वतंत्रता के उपयुक्त बनाती है। यानी यह जो घोषणा थी यह ऐसा माना जाता था कि स्वतंत्रता ही मनुष्य को स्वतंत्रता के लिए उपयुक्त बनाती है। इस घोषणा ने कुछ समय के लिए भारत में तनावपूर्ण वातावरण को शांत बना दिया। पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया, परंतु भारत में ऐसे वर्ग भी था जो इससे संतुष्ट नहीं हुआ। यानी अंग्रेजों की कोई भी बात हो एक न एक वर्ग तो असंतुष्ट रह ही जाएगा। उन्होंने यह कहा कि भारत के उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह निश्चित समय नहीं है। यानी भारत का जो उद्देश्य है स्वतंत्रता प्राप्ति का, यह समय नहीं है कि भारतीयों को स्वतंत्रता दे दी जाए। इससे वह वर्ग नाराज हुआ। यह भी स्पष्ट नहीं है कि कैसे पता लगेगा सुधारों के नए चरण के लिए समय आ गया है। यानी कैसे पता लगेगा कि यह सुधार का समय आ गया है। निश्चित ही यह भारतीय लोगों का तिरस्कार है कि अंग्रेज ही निर्णय करेंगे कि भारत में क्या और कब मिलना चाहिए। यानी यह एक बहुत ही तिरस्कारपूर्ण बात है कि भारत को कब क्या चीज़ मिलनी चाहिए और कब मिलनी चाहिए। भारत सचिव स्वयं 1917 में भारत आए और उन्होंने लॉर्ड चैम्सफोर्ड, कुछ प्रतिष्ठित अशैक्षणिक अधिकारियों तथा भारत के सभी विचारों के नेताओं से बातचीत की। एक समिति जिसमें सर विलियम ड्यूक, भूपेंद्र नाथ बसु, अंग्रेजी संसद के सदस्य चार्ल्स रॉबर्ट, जिन्होंने संसद में प्रश्न पूछा था जिसके उत्तर में अगस्त घोषणा की गई थी, सम्मिलित थे, गठित की गई, जिसने वायसराय के साथ मिलकर मोंटेग्यू महोदय को सुधारों का मसौदा तैयार करने में सहायता दी। यह योजना 1918 में प्रकाशित की गई। इसका आधार मानकर 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम बनाया गया। यानी इस प्रकार की घोषणा की गई पहले कि भारतीयों को उत्तरदायित्व दिया जाएगा, धीरे धीरे दिया जाएगा। जो सहयोगी होंगे और उनको भारतीय शासन का भारत में जो अंग्रेजी शासन है जो उनमें सहयोग करेंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा मौके दिए जाएंगे। यानी उत्तरदायी सरकार की ओर बढ़ते कदम। किंतु एक वर्ग असंतुष्ट था क्योंकि उनको ये नहीं बताया गया था कि भारत में सुधार कब होंगे, कब लागू होंगे, समय कब आएगा। इस बात को लेकर वह वर्ग पूर्णतः नाराज था। अगला 1919 के अधिनियम की प्रस्तावना। इसकी प्रस्तावना में वे तत्व निर्धारित किए गए जिसके अनुसार भारत में सुधार लाए जाने से तो वही लोग सहमत थे। 20 अगस्त 1917 को घोषणा में कहे गए थे। इसके अनुसार भारत को अंग्रेजी साम्राज्य का अभिन्न अंग रहना था। भारत में उत्तरदायी सरकार की स्थापना होनी थी जो केवल क्रमशः ही आना संभव थी, जिसके लिए भारतीयों का प्रशासनिक
भागों में साहचर्य बढ़ना चाहिए, धीरे धीरे स्वायत्ता शासन आना चाहिए। प्रांतों में स्वायत्ता शासन बढ़ाने के साथ ही आवश्यक है कि प्रांतों को भारत सरकार के नियंत्रण में जहां तक संभव हो अधिक मुक्त किया जाएगा, यानी उनको थोड़ी सी आज़ादी दी जाएगी। एक्ट की प्रमुख धाराएं। अधिनियम की मुख्य धाराएं। गृह सरकार में परिवर्तन। 1793 से समस्त राज्य सचिवों को भारतीय राजस्व से वेतन मिलता था, यह अब अंग्रेजी राजस्व मिलना था। यानी 1919 के अधिनियम में जो भारत में ब्रिटिश सरकार थी, उनके जो अधिकारी थे जिनको भारतीय राजस्व से वेतन मिलता था, अब वह समाप्त कर दिया। इस कार्य के लिए एक नए पदाधिकारी भारतीय उच्च आयुक्त को, जिसको भारत राजस्व से वेतन मिलता था, उसको दे दिए गए। यह उच्च आयुक्त अब सपरिषद गवर्नर जनरल का कार्यकर्ता बन गया। उसे अब संग्रहगार विभाग तथा भारतीय विद्यार्थी विभाग इत्यादि का कार्यवाहक बना दिया। प्रांतों से हस्तांतरित विषय पर भी राज्य सचिव का निर्णय कम हो गया, यद्यपि केंद्र में उसका नियंत्रण बढ़ा दिया, यानी प्रांतों को स्वायत्ता दी जाने लगी। भारत सरकार में परिवर्तन, कार्यकारिणी आए। ऐसी स्थिति होता है कि भारत सचिव की भूमिका में जो परिवर्तन हुए, उस मांग का परिणाम थे कि जो अंग्रेजों ने 1916 के प्रस्ताव में की थी। कांग्रेस ने कहा था भारत प्रशासन दिल्ली और शिमला से होना चाहिए, न कि व्हाइट हॉल तथा डाउनिंग स्ट्रीट से, यानी भारत में जो साम्राज्य चल रहा है उनकी जो राजधानी दिल्ली और शिमला ही हो, न कि लंदन के डाउन हॉल और डाउनिंग स्ट्रीट और व्हाइट हॉल। यद्यपि केंद्र में उत्तरदायी सरकार लाने का कोई प्रयत्न नहीं किया गया, परंतु भारतीयों को अधिक प्रभावशाली भूमिका दे दी गई। गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में 8 में से 3 भारतीय नियुक्त किए गए, यानी गवर्नर जनरल के जो परिषद थे उनमें 8 थे, उनमें से 3 भारतीय होंगे। उन्हें विधि, श्रम, स्वास्थ्य, उद्योग विभाग इत्यादि सौंपे जाएंगे, यानी उनको कुछ उत्तरदायी पूर्ण कार्य भी दिए जाएंगे। इस समय का केंद्र का सभी विषयों पर अधिकार था और वह सभी विषयों में आज्ञा दे सकता था तथा कानून बना सकता था। इन सुधारों के अनुसार विषयों का केंद्र और प्रांतों में बांटा गया। केंद्रीय सूची में सम्मिलित विषयों पर सपरिषद गवर्नर जनरल का अधिकार था। इसमें वे विषय सम्मिलित थे जो राष्ट्रीय महत्व के थे अथवा एक से अधिक प्रांतों के संबंध रखते थे, जैसे विदेशी मामले, राजनीतिक संबंध, डाक तथा तार, सार्वजनिक ऋण, संचार व्यवस्था, दीवानी और फौजदारी कानून तथा कार्य प्रणाली इत्यादि सभी मामले केंद्रीय सूची में थे। यानी मुख्य रूप से जो राष्ट्रीय हित की बात थी, जो विषय थे, मुद्दे थे, 2 राज्यों के मुद्दे थे, वो सभी केंद्रीय सूची में रखे गए। परंतु जो प्रांतीय महत्व के थे, जैसे स्वास्थ्य, स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, भूमि का प्रशासन, जल संभरण, अकाल सहायता, शांति तथा व्यवस्था आदि प्रांतीय सूची में थे। यानी जो प्रांतों के विषय के जो थे वो प्रांत को दे दिए गए, जिनमें स्थानीय स्वास्थ्य, जन कल्याण, भूमि कर, जल भरण, अकाल सहायता, शांति और व्यवस्था, कृषि आदि इस सूची में रखे थे। आलोचना। कार्यकारिणी में परिवर्तन का कोई विशेष महत्व नहीं था। यद्यपि 8 में से 3 भारतीय थे, परंतु एक भी महत्वपूर्ण विभाग उनके अधीन नहीं था। यानी 8 में से 3 भारतीय थे, किंतु फिर भी उनके पास कोई महत्वपूर्ण विभाग हाथ में नहीं था। ये सदस्य विधानमंडल के प्रति भी उत्तरदायी नहीं थे, यानी विधानमंडल के प्रति भी ये उत्तरदायी नहीं थे। जिस परिस्थिति में वे थे वह केवल गवर्नर की हाँ में हाँ मिलाने वाली में थे। यानी गवर्नर जैसा कहेगा, ये 3 भारतीय भी हाँ में हाँ मिलाने वाली स्थिति में ही थे। इनको कोई उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य नहीं सौंपा गया। देखने में कहने को तो ये उत्तरदायी थे, किंतु ऐसा कोई विभाग इन्हें नहीं दिया गया जो विशेष हो। विषयों का विभाजन भी ठीक नहीं था। इसमें बहुत से विचार से काम नहीं लिया गया था। आलोचकों के अनुसार व्यापार तथा संपत्ति संबंधी कानून तो केंद्र के पास रहने दिए, परंतु आबकारी और भूमि पट्टे जैसे महत्वपूर्ण विषय प्रांतों को दे दिए, परंतु आबकारी तथा भूमि दे दिए। यद्यपि प्रांतीय सूची के सभी विषय प्रशासन की दृष्टि से प्रांतों के अधीन थे, परंतु कानून बनाने के लिए ऐसा नहीं था। यानी विषय तो उनको प्रांतों को दे दिए, परंतु कानून बनाने का विशेष अधिकार उनको नहीं दिया गया था, क्योंकि गवर्नर जनरल अपने विशेषाधिकार का प्रयोग करते हुए उनमें संशोधन कर सकता है या उन्हें बर्खास्त भी कर सकता है, उनको अयोग्य भी कर सकता है उन विधेयकों को। इनमें से कुछ के लिए जहां एक ही प्रकार के कानून होने चाहिए, केवल केंद्र को ही अधिकार था। कानून के रूप में स्थानीय स्वशासनिक निकायों की कर लगाने तथा ऋण लेने की क्षमता, संभरण, सिंचाई, बिजली, कारखाने इत्यादि ऐसे ही विषय थे। प्रमुख कार्य
कार्यकारी शक्तियां अब भी गवर्नर जनरल के पास थी, जो क्राउन के प्रतिनिधि भारत सचिव के साथ लगातार पत्र व्यवहार करता था। उसे अपने पार्षदों पर पूर्ण नियंत्रण था तथा उसकी शक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। विधान संबंधी परिवर्तन, यानी विधान संबंधी क्या परिवर्तन हुए? एक सदनीय साम्राज्य विधान परिषद स्थान पर इस एक्ट के अनुसार द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित की गई। पहले एक सदन था, अब 2 सदन बन गए। एक सदन राज्य परिषद का, दूसरा केंद्रीय विधानसभा का था। राज्य परिषदों में जो ऊपरी सदन था 60 सदस्य थे, जिनमें 26 गवर्नर द्वारा मनोनीत थे और 34 निर्वाचित होने थे। जहां इस प्रकार निर्वाचित बहुसंख्यकों की स्थापना कर दी गई। 26 मनोनीत में से 19 पदाधिकारी तो 7 अशासनिक होने थे और 34 निर्वाचितों में से 20 साधारण चुनाव से चुने जाते थे। 10 मुसलमान, 3 यूरोपियों तथा 1 सिख द्वारा एक राज्य परिषद का प्रति वर्ष आंशिक रूप से नवीनीकरण होता। यद्यपि यह 5 वर्ष के लिए बनते थे। इसका प्रधान वायसराय द्वारा नियुक्त होता था। सदस्यों को माननीय की उपाधि दी जानी थी। स्त्रियां सदस्यों के उपयुक्त नहीं समझी जाती थी, यानी स्त्रियों का अभी तक किसी भी प्रकार की परिषदों में उनका आना नहीं हुआ। गवर्नर जनरल इस सदन को बुला, स्थगित अथवा भंग कर सकता था, यानी गवर्नर जनरल की इच्छा हो तो उनके सदन को आहूत कर सकता है, बात कर सकता है या उसे भंग कर सकता है। मताधिकार बहुत सीमित था। केवल वही लोग जिनकी आय 10,000 रुपये वार्षिक थी अथवा न्यूनतम 750 रुपये वार्षिक भूमि कर के रूप में देता है। यानी सरकार ने इसमें भी लाभ उठाने की कोशिश की, यानी भूमि कर जो देता है या किसी की आमदनी 10,000 रुपये प्रति वार्षिक हो, वही वोट दे सकता है। मत का अधिकार प्राप्त कर सकते थे। दूसरे प्रत्यक्षी को किसी विधानमंडल का अनुभव होना चाहिए अथवा यह किसी विश्वविद्यालय की सीनेट का सदस्य होना चाहिए था। इसके अतिरिक्त वह उपाधिकारी भी होना चाहिए। 1920 में से भारत में 24 करोड़ की जनसंख्या में से केवल 17,364 व्यक्ति ही मताधिकार प्राप्त कर सके। यानी भारत की जो जनसंख्या थी 24 करोड़, उनमें से 17,000 और कुछ लोगों को ही मत देने का अधिकार दिया। कैसी विडंबना वाली बात है। जो लैंड रेवेन्यू 750 रुपये दे या 10,000 रुपये प्रति वर्ष कमाए, वो वोट दे सकते हैं। बड़ी हंसी आने वाली बात है कि ब्रिटिश ने ऐसी व्यवस्था लागू की कि जिसमें 24 करोड़ में से 17,000 लोग और कुछ लोग, तो सोचने वाली बात है कि उनका क्या प्रतिशत रहा होगा और वोट देने का अधिकार किनको मिला होगा। निम्न सदन को केंद्रीय विधानसभा थे, उनमें 145 सदस्य थे, जिनमें 104 निर्वाचित होते थे। 9 यूरोपीय, 4 भारतीय व्यापार समुदाय से निर्वाचित आदि किए जाते थे। सभा का कार्यकाल 3 वर्ष का था, परंतु गवर्नर जनरल की इच्छा पर आगे बढ़ाया जा सकता था। यह स्मरण रहे कि 1936 में 1936 में निर्वाचित सभा 10 वर्ष के पश्चात भंग हुई। यहाँ भी मताधिकार बहुत सीमित था, यद्यपि यह राज्य परिषद जितना तो नहीं था। मतदाता 15 रुपये मासिक देता था अथवा 15 रुपये नगर पालिका को कर देता था अथवा न्यूनतम 2,000 रुपये वार्षिक आय पर कर देता था। यानी इनमें भी पैसों के आधार पर मतदाता तय किए गए, यानी जिसकी वर्ष में 2,000 रुपये आय हो या 15 रुपये वह नगर पालिका को कर के रूप में देता है, वही सदस्य वोट देंगे। ऐसे ही लोगों की संख्या 1920 में 9 लाख के लगभग थी। यानी कहाँ 24 करोड़, कहाँ 9 लाख लोग जो इसमें वोट देंगे, जो कोई काम की परिषद नहीं थी। प्रांतों में स्थानों का बंटवारा जनसंख्या पर नहीं अपितु उसके महत्व पर था। उदाहरण के रूप में पंजाब सैनिक महत्व के कारण बिहार और उड़ीसा 12-12 स्थान मिले, यानी ये सैनिक महत्व के थे तो इनको 12-12 स्थान मिले। पंजाब की जनसंख्या बिहार और उड़ीसा से लगभग 2/3 थी। मद्रास और मुंबई प्रत्येक को 16 स्थान मिले, यद्यपि मुंबई की जनसंख्या मद्रास से आधी थी। मुंबई का व्यापारिक महत्व था, यानी स्थान और जगह के महत्व को देखते हुए उनके सदस्यों को निर्वाचित या मनोनीत करने का अधिकार दिया गया कि अमुक जगह से इतने सदस्य होंगे, यानी उसके जो वेटेज है उसको देखा। केंद्रीय विधानमंडलों की शक्तियां, द्विसदनात्मक केंद्रीय विधानमंडलों को पर्याप्त शक्तियां दी गई। यहाँ समस्त भारतीयों के लिए कानून बन सकता था। भारतीय प्रजा तथा सरकारी अधिकारियों के लिए भी, चाहे वे भारत में हो अथवा विदेश में, किसी भी विद्यमान कानून को बदले अथवा रद्द किया जा सकता था। सदस्यों को प्रस्ताव अथवा स्थगन प्रस्ताव रखने की अनुमति थी ताकि किसी महत्वपूर्ण विषय पर तुरंत विचार किया जा सके। उन्हें प्रश्न या पूर्वक प्रश्न पूछने की अनुमति थी। अल्पकालिक प्रश्न भी पूछ सकते थे। सदस्यों को बोलने के अधिकारों की स्वतंत्रता दी गई, यानी ये सिर्फ बोलने की स्वतंत्रता दी गई, इसमें संतुष्ट रह लो हुए। परंतु विधानमंडलों पर कुछ नियंत्रण भी थे। निम्नलिखित विषयों पर विधेयक रखने से पूर्व गवर्नर जनरल की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक था। यानी कोई भी विधेयक आप अगर लाओगे तो सबसे पहले हमसे पूछोगे। गवर्नर जनरल आवश्यकता पड़े तो उन्हें रोक भी सकता था।
यह अध्यादेश जारी कर सकता था और 6 मास तक वैध रहता है, यानी गवर्नर जनरल कोई कानून बना सकता था और वह 6 महीने तक लागू रह सकता था। इसे साधारण कानून का महत्व प्राप्त था। गवर्नर जनरल की अनुमति किसी भी कानून के लिए आवश्यक थी। इससे स्पष्ट है कि गवर्नर जनरल के पास वास्तविक विशेषाधिकार थे यानी गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार प्राप्त थे। वह जब चाहे जिसके विधेयक को रोक सकता है और अपना विधेयक को 6 महीने के लिए वैध करवा सकता है, यानी विशेषाधिकार की शक्तियां उसके पास थी। इन परिवर्तनों पर विचार से यह कथन एक्ट है कि इस एक्ट के केंद्रीय में उत्तरदायी सरकार नहीं अपितु अनुक्रियात्मक सरकार बन गई। कार्यकारी पार्षदों को विधान परिषद सभा को कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं ला सकता था। वे अचल थे, परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वे जो चाहे करें। वास्तव में उन्हें कई बार सदन अथवा लोकमत के आगे झुकाया गया। कुछ सदस्यों को सरकार की स्थायी समितियों जैसे वित्तीय समिति और सार्वजनिक लेखा समिति पर नियुक्त किया गया, जहां वे सरकारी नीतियों को प्रभावित कर सकते थे, प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते थे, स्थगन प्रस्ताव लाकर सरकार की नीतियों को उगाड़ सकते थे। वे बजट को अस्वीकार कर सकते थे, सरकार के विरुद्ध प्रस्ताव पारित कर सकते थे। सभा में निर्वाचित बहुसंख्यक को यदि सुना नहीं जाए तो वह सरकार के लिए कठिनाइयां अवश्य उत्पन्न कर सकते थे। सबसे अधिक अनुत्तरदायी कार्यकारी परिषद भी विधानमंडल की अनदेखी नहीं कर सकती थी, अतः उन्हें सदन में बातें माननी होती थी। इस प्रकार ये आपके सामने मैंने 1919 के अधिनियम है ये रखा। और नेक्स्ट इसकी अब जो प्रमुख विशेषता है, स्थानीय नगर निगमों में पूर्ण लोक निर्णय नियंत्रण स्थापित हो, प्रजातंत्र, प्रांतीय शासकों में आंशिक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना, केंद्रीय विधान परिषदों का विस्तार तथा भारतीयों को उनमें अधिक प्रतिनिधित्व देना, प्रांतों में लोकप्रिय नियंत्रण विभाग पर 12 सचिव का नियंत्रण कम करना। 1919 के एक्ट में इन सिफारिशों को वैधानिक रूप से लागू किया गया। इस प्रकार यह एक्ट की प्रमुख बातें जो मैंने आपके सम्मुख रखी है। अब इस एक्ट का मूल्यांकन या इसमें केंद्रीय शक्तियों में क्या परिवर्तन है, इसका मूल्यांकन किस प्रकार है, आदि बातों को देखेंगे। केंद्र में सरकार पहले की नाई निरंकुश रूप से चलती रही। सिद्धांतों से यह केवल अंग्रेजी संसद के प्रति ही उत्तरदायी थी। केंद्र में विधानमंडल का विस्तार के लिए द्विसदनात्मक व्यवस्था स्थापित की गई। ऊपरी सदन राज्य परिषद कहलाता था, जो 5 वर्ष के लिए होता था और उसके 60 सदस्य में से 34 निर्वाचित थे और 26 मनोनीत थे। मताधिकार बहुत ही सीमित था। नीचे का सदन विधानसभा कहलाता था, जिसके 145 सदस्यों में से 104 निर्वाचित और 41 मनोनीत थे। मताधिकार के लिए अधिक संपत्ति, आयकर, भूमिकर इत्यादि की सीमाएं निश्चित कर दी गई। यद्यपि यह कड़ी नहीं थी जितनी राज्य परिषद के लिए। स्त्रियों को सभा में मताधिकार दिया गया। यह सभा 3 वर्ष के लिए थी, यानी बाद में स्त्रियों को भी वोट डालने का अधिकार दिया गया। केंद्रीय कार्यकारिणी के लिए कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुए, परंतु बच्चों ध्यान रखते हैं 1919 के अधिनियम में स्त्रियों को भी वोट डालने का अधिकार दिया गया, किंतु उसकी जो सीमाएं थी वो आर्थिक थी। केंद्रीय कार्यकारिणी के लिए कोई विशेष परिवर्तन नहीं सुझाए गए। गवर्नर जनरल की शक्ति बढ़ गई। पहली बार कटौतियों को पुनः स्थापन कर सकता था, विधेयकों को प्रमाणित कर सकता था, अध्यादेश जारी कर सकता था। तथापि कार्यकारिणी के सदस्य की संख्या 8 कर दी गई, जिनमें से 3 भारतीय थे, यानी गवर्नर जनरल के जो पार्षद थे वो 8 थे, उनमें से 3 भारतीय थे। दुर्भाग्य से इस एक्ट को सहकारिता के कार्यान्वित करने का प्रयत्न नहीं किया। प्रारंभ में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने इसे निराशाजनक और असंतोषप्रद की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि प्रांतों में दोहरा शासन तभी सहन किया जा सकता है यदि केंद्र में भी इसे लागू किया जाए। कांग्रेस ने यह भी गारंटी मांगी कि पूर्ण स्वायत्तता 15 वर्ष में लागू किया जाएगा। गारंटी न मिलने पर कांग्रेस ने 1920 में अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया। 1923 में कांग्रेस दल ने चुनाव में भाग लिया ताकि संविधान के विधानमंडलों के अंदर तोड़ा जाए। फिर भी निर्वाचक मंडल 1920 में हुए और दोहरा शासन 1921 से 37 तक 9 प्रांतों में चलता रहा। केवल बंगाल में 1924 से 1927 के मध्य, प्रांतों में 1924 से 1926 तक निलंबित रहा। यह ठीक ही है कि दोहरा शासन बद्धा ब्रह्ममय तथा जटिल था और इसे असफल होना ही था, परंतु इसके प्रयोग को सर्वथा निष्फल नहीं कहा जा सकता। लोकप्रिय मंत्रियों ने स्थानीय निकायों, शिक्षा, सामाजिक सुधारों की ओर ध्यान दिया। 1922 का बिहार और उड़ीसा ग्राम प्रशासन एक्ट, मुंबई स्थानीय बोर्ड एक्ट, कलकत्ता नगर पालिका एक्ट, मद्रास उद्योग धंधों का राजकीय सहायता एक्ट, मद्रास धार्मिक संस्थान एक्ट,
आदि विशेष रूप से उल्लेखनीय है, परंतु सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अंग्रेजों का यह कथन कि भारतीय स्वशासन के योग्य नहीं है असत्य सिद्ध हो गया। यह असंवैधानिक अनुभव उनके लिए भी लाभदायक और प्रोत्साहन देने वाले था। क्लियर? ये मैंने आपके सामने जो बातें कही हैं वो 1919 के अधिनियम के तहत कही है कि यानी 2 सदन बनाए गए, किस प्रकार मताधिकार का प्रयोग किया गया, मत देने का अधिकार किसे दिया गया, भारतीयों की संख्या बढ़ाई गई और गवर्नर वायसराय की जो कार्यकारिणी सदस्य थे, पार्षद थे, उनमें 3 भारतीयों को चुना गया, मनोनीत किया गया और स्त्रियों को भी मत देने का अधिकार इसमें दिया गया था। आदि विभिन्न बातों की विवेचना हमने इसमें की। अतः इस प्रकार आपके सामने मैंने 1919 के सुधार अधिनियमों का विस्तृत रूप से चर्चा की और इस क्लास में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।